हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था मानकीकरण, हिंदी का जो मानक रूप है। मानकीकरण, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी जो बोली है उसका विकास कितने चरणों में होता है और फिर वह एक मानक भाषा के रूप में बदल जाती है। तो सबसे पहले था गंवारू बोली, फिर वह निम्न स्तरीय व्यक्तियों द्वारा बोलचाल की बोली, फिर बोलचाल का मानक रूप, और फिर साहित्यिक मानक रूप। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा में या क्या विशेषताएं होती है या मानक भाषा की विशेषताएं। मानक भाषा की विशेषताएं। मानक भाषा अपने क्षेत्र के केंद्र पर अधिक विकसित होती है, परंतु क्षेत्रीय बोलियों में उसकी जो बोधगम्यता होती है वह बराबर बनी रहती है। तो कभी कभी जो क्षेत्रीय बोलियां होती है वो अपनी विशेषता खो बैठती है, उनकी विशेषता लुप्त हो जाती है, क्योंकि जो सभी शिष्ट लोग हैं वह मानक भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। फिर है मानक भाषा की दूसरी विशेषता कि सामाजिक गतिविधियों का वह माध्यम बन जाती है। तो पहले क्या आएगा, मानक भाषा अपने क्षेत्र के केंद्र पर अधिक विकसित होती है, क्षेत्रीय बोलियों में नहीं, अपने क्षेत्र में अधिक विस्तृत होती है, अपने क्षेत्र में अधिक विकसित होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि वह सामाजिक गतिविधियों का माध्यम बन जाती है। राजकीय कार्यालयों, न्यायालयों, विश्वविद्यालयों और जो सभाएं होती है उनमें मानक भाषा का प्रयोग जरूरी हो जाता है, औपचारिक हो जाता है। कुछ देशों में तो मानक जो राष्ट्रीय भाषा के अलावा किसी भाषा का प्रयोग कानून के द्वारा रोक लगी हुई होती है, बस मानक भाषा में मानक भाषा का ही प्रयोग होगा। तो जैसे जैसे मानक भाषा का विकास होता जाता है वैसे वैसे ही उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है, और मानक भाषा क्षेत्रीय बोलियों को प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित स्वयं भी होती है। फिर है मानक भाषा का स्वरूप सामान्य व्यवहार की भाषा में कुछ अलग होता है, और जब लिखित रूप में वह जब व्याकरणबद्ध हो जाती है तो उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है। तो मानक भाषा बोलियों के साथ साथ आदान प्रदान करने का संबंध बनाए रखती है और उनके मिश्रण से नए मिश्रण रूपों का जन्म होता है, जिन्हें हम भाषा विज्ञान में मिश्रित भाषा या पिजिन कहते हैं।
पिजिन। जिसका मतलब होता है मिश्रित भाषा। हिंदी का जो आधुनिक मानक स्वरूप है वो एक सहज ही नहीं है, वो बहुत बड़ी एक विकास प्रक्रिया का ही परिणाम है। तो उसमें उस विकास धारा में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी प्रकार की जो परिस्थितियां थी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इसे हिंदी ये नाम ही जो था वो मुस्लिम लोग जो हैं मुसलमानों द्वारा दिया गया, क्योंकि वह जब भारत में आए उनके पश्चात उनके बाद जो मेरठ, दिल्ली, आगरा की जो भाषा थी वह उसको हिंदू ही उन्होंने नाम दिया। हिंदुई, मेरठ, दिल्ली, आगरा, यहाँ के जो आसपास की जो भाषा थी उसे हिंदुई कहा गया। हिंदुई ही बाद में हिंदवी बनी और हिंदवी ही आगे चल करके हिंदी कहलाने लगी। अमीर खुसरो ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में उत्तर देता हूँ, मेरे पास मिस्र का शक्कर नहीं है जिससे मैं अरबी से बात कर सकूं, है ना। तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वप्रथम इंशाअल्लाह खां और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है उन्होंने हिंदी को क्षेत्रीय बोलियों और विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया था। मुंशी इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कोई कहानी ऐसी कहो जिसमें हिंदवी और किसी बोली का पुट न मिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच न हो, तो हिंदवीपन भी न निकले और रूखापन भी उसमें नहीं हो, बस बोलचाल की भाषा जो होगी लोगों की वह उसमें हिंदी का प्रयोग करते रहे। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम जानते हैं, वह है ठेठ हिंदी का ठाठ कहकर के उन्होंने एक शीर्षक लिखा था पुस्तक का। हिंदी जो है अपनी विकास प्रक्रिया में खड़ी, शुद्ध या परिनिष्ठित, ठेठ आदि विभिन्न विशेषणों को ग्रहण करती हुई आज मानक हिंदी कहलाने लगी। तो हिंदी की जो अपनी विकास यात्रा है इसको ठेठ कहा गया, खड़ी बोली कहा गया, शुद्ध कहा गया, परिनिष्ठित आदि कई प्रकार के विशेषण उसे दिए गए। फिर जाकर के आज हिंदी क्या है? मानक हिंदी। मानक शब्द जो है वो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द का ही पर्यायवाची है, अंग्रेजी में उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब मानक हिंदी की जो शब्दावली है
जो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को, उसके शब्द भंडार को, या जो शब्दावली कहा जाता है। शब्द अपने आप में भाषा नहीं होते हैं, परंतु शब्दों के अभाव में किसी भी भाषा की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो हिंदी की जो मानक हिंदी की शब्दावली है, उसमें हिंदी का जो शब्द भंडार है उसे 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है या किया गया है। शब्द भेद जो हमने पढ़े थे, तद्भव, उससे पहले तत्सम, देशज और विदेशी, ये मानक हिंदी के शब्द भंडार हैं। ये शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं मानक हिंदी में। अब हम देखते हैं हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी और कंप्यूटर। कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा का एकाधिकार होने के कारण पूरे भारत में बहुत बड़ी श्रम शक्ति इसका उपयोग कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाती है, क्योंकि हिंदी भाषी कंप्यूटरों का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो सके और उसके लिए आवश्यक जो सॉफ्टवेयर होते हैं या द्विभाषी या बहुभाषी जो टर्मिनल होते हैं उनका विकास हुआ है। कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी, हिंदी या अन्य कोई भी भाषा में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वह एक मशीन है और वह अपना जो कार्य करती है जिसमें मात्र 2 संख्याएं हैं। कंप्यूटर की भाषा में एक 0 और दूसरी है 1। उनके जो विभिन्न जो समूह होते हैं उसका प्रयोग करके वो निर्धारित उत्तर दे देता है। तो यदि किसी भाषा में कंप्यूटर को डायरेक्शन देते हैं या निर्देश देते हैं, तो वह जो मशीन है वह भाषा में उसका ट्रांसलेट कर लेती है। तो इसके लिए कंप्यूटर और भाषा के बीच में एक अनुवादक होता है जिसको हम कंपाइलर कह सकते हैं। जैसे जापानी भाषा है या जो लिपि है, तो उसमें उन्होंने अपनी दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वो हालांकि एक जटिल भाषा है, लेकिन उन्होंने भी अपनी भाषा में एक तरक्की की है। तो जिन भाषाओं और लिपियों को अधिक कठिन समझते हैं हम, ज़्यादा जो कठिन होती है, उसमें कंप्यूटर का जो निर्माण करना संभव है। और जो देवनागरी लिपि है वो और अधिक आसान हो जाएगी। तो हमारे देश में हिंदी कंप्यूटरों पर अभी तक जो भी कार्य हुआ है वह द्विभाषिक कंप्यूटरों से देवनागरी लिपि को छापने और जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसके क्षेत्र तक ही सीमित है। तो लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी का जानना आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है। तो कंप्यूटर पर हम जो भी कार्य करते हैं वो अंग्रेजी भाषा में करते हैं और वह हिंदी के द्वारा भी उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा के हित में हमें ऐसे कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयरों का विकास करना होगा जो हिंदी के माध्यम से ही मूल रूप से सारा कार्य करते हों। तो तभी हम आधुनिक युग में अपने आप को
एक प्रतिस्पर्धा में ला पाएंगे और करोड़ों जो हिंदी भाषी लोग हैं वह उसका उपयोग करके उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब हम देखते हैं एक हमारा जो राजभाषा अधिनियम था वह हमें थोड़ा सा पढ़ना था, वह बाकी रह गया था। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976। तो राजभाषा अधिनियम की जो धारा है वह उसके खंड 8 के दूसरे भाग में, संविधान की जो धारा है 8वें अनुच्छेद की दूसरे खंड में, उसके अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 में जारी किए गए उसमें उस नियम के 4 के अनुसार पूरे जो देश है उसको क ख ग इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो क क्षेत्र में तो वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो हिंदी राजभाषा है कौन से प्रदेशों की, किन किन प्रदेशों की? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली, तथा केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये है क क्षेत्र से संबंधित क क्षेत्र। तो ये जो प्रदेश है वहां की राजभाषा हिंदी है। फिर ख क्षेत्र है, ख क्षेत्र में वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ में जो पत्र व्यवहार होगा उसमें हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया है। तो ये क वर्ग के हैं। क वर्ग क्षेत्र और ये है ख वर्ग क्षेत्र। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ आएंगे। तो ये जो प्रदेश हैं इनकी जो पत्र व्यवहार होगा वह हिंदी भाषा में किया जाएगा। शेष
सभी जो राज्य है और जो केंद्र शासित क्षेत्र है वह ग वर्ग में है। इनके अलावा जो भी प्रदेश हैं, राज्य हैं, वह ग वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो ग वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इन नियमों के अनुसार जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं वो क क्षेत्र विस्तृत राज्यों में, और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले जो पत्र होंगे वह हिंदी भाषा में भेजे जाएंगे। और यदि अति आवश्यक हुआ या विशेष परिस्थितियां हुई तो उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका एक ट्रांसलेटर या जो अनुवाद होता है वो हिंदी में भी भेजा जाएगा। और केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं वह ख क्षेत्र के राज्यों को और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनको जाने वाले जो पत्र होंगे वह हिंदी में ही भेजे जाएंगे। और इन राज्यों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भेजे जाने वाले जो पत्र हैं वो अंग्रेजी और हिंदी किसी भी भाषा में भेजे जा सकते हैं। फिर केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं वह ग क्षेत्र में स्थित जो राज्य है और जो संघ शासित क्षेत्र है, इन राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को पत्र जो है अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। तो राजभाषा संबंधी कई प्रकार की समितियां भी बनी हुई है, जैसे केंद्रीय हिंदी समिति है, संसदीय राजभाषा समिति है, हिंदी सलाहकार समिति है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, और केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति है। प्रचार प्रसार संबंधी कई प्रकाशन वगैरह हुए हैं। तो विविध क्षेत्र में हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से और जो लॉ के जो स्टूडेंट हैं या विधि के जो विद्यार्थी हैं या जो अधिवक्ता हैं उनको हिंदी में विविध विधि साहित्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी विधि मंत्रालय जो है उन्होंने भी विधि साहित्य प्रकाशन ने अत्यंत एक उपयोगी और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये संस्थान जो है अप्रैल 1968 में इन्होंने उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका और जनवरी 1969 में उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका नामक 2 पत्रिकाएं भी, मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रकार जो सरकारी स्तर पर भी हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और हिंदी में काफ़ी हिंदी के कार्यक्रम भी प्रसारित हो रहे हैं, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जो आकाशवाणी केंद्र है उनसे हिंदी के जो पाठ हैं उनका भी प्रसारण होता है, जिससे क्या होगा कि अहिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनकी जनता को हिंदी सीखने में सहायता मिलेगी। तो अब तक हमने हमारी क्लास में पढ़ा हिंदी के विविध प्रयोगधर्मिता के स्तर पर, व्यापकता के स्तर पर, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, द्विभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी और कंप्यूटर, राजभाषा नियम। तो ये थी हमारे हिंदी की विकास यात्रा। तो आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।